इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद नामी पार्षद मधुकर त्यागी जी के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और यह अभी निगम के पार्षद भी बने हैं। इस वक्त जो विषय चल रहा है, नारी शक्ति अधिनियम का विषय चल रहा है। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। क्या इनके इस विषय में क्या सवाल हैं? त्यागी जी से हमारे कुछ अहम सवाल हैं। पहला सवाल, कांग्रेस का कहना है कि जब बिल 2023 में पास हुआ तो तुरंत लागू क्यों नहीं हुआ, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, आज जब यह बिल बना है और बिल साथियों आपको भली भांति पता है 2023 में बन चुका था और इसको लागू करने की जो तिथि है वह दोनों में फर्क होता है, बिल पास होना और फिर उसको धरातल पर उतारना। और इसके बीच में कांग्रेस ये कहती है और जो उनके साथ में समर्थित दल हैं वो ये कहते हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए था। तो आप भली भांति जानते हैं कि तत्काल प्रभाव से लागू कोई चीज नहीं हो सकती है। पहले उसके लिए एक मशीनरी है, ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और काम स्टार्ट हो गया। मशीनरी है, लाखों जो सरकारी तंत्र है, जो कर्मचारी इसमें लगेंगे, उनकी ट्रेनिंग है, मशीनरी है, लॉजिस्टिक है और वो सारी व्यवस्थाएं 2023 के बाद में बनी। जब वो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं तो चरण आ गया है कि अब हम इस बिल से जुड़े हुए अन्य जो बिल हैं उनकी शुरुआत करें और वही 2026 में 16 अप्रैल को ये लागू हुआ और 2026 में उस परिसीमन बिल को रखा गया। तो इसमें कहीं भी देरी नहीं है और बिल्कुल समय के तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करती है और नारी शक्ति अधिनियम बिल जो 33% है उसके लिए प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहने वाली है। त्यागी जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा, कांग्रेस व कांग्रेस के समर्थक दलों का कहना है जनगणना में 2023 को आधार बनाया क्यों जा रहा है, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। जब कांग्रेस ने, आप भली भांति जानते हैं, जब इतने वर्षों तक इस देश पर की सेवा नहीं करी है, शासन किया है। मैं आप अच्छे से समझते हैं कि जब परिसीमन होता है तो परिसीमन से पहले जो जनगणना की गई होती है उसको आधार बनाया जाता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं पुराने समय में, मैं केवल 2002 की बात कर रहा हूं। 2002 में परिसीमन लाया गया, अटल जी के द्वारा लाया गया, लेकिन 2008 में साथियों ये पूर्ण हुआ, यानी कि 6 वर्ष उसमें लगे। अब 6 वर्ष लगे जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन भी दिया और 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। अब यहाँ जो हमारी जनगणना हुई है, जो पूर्व की है, वह 2011 की जनगणना हुई है। कोविड के कारण 2021 में नहीं हो पाई थी, तो आधार हमें 2011 की जनगणना को ही बनाना है। तो जब उनके प्रकरण के कार्यक्रम, जब उनका कार्यक्रम चलता है, जब उनकी सरकार होती है, तो सारी चीजें उनको सही दिखाई देती हैं। तो ये कोई नया प्रक्रिया नहीं है, ये सेम प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। इसे मेरा तीसरा सवाल रहेगा, कांग्रेस व विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल के आ जाने से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ नाइंसाफी क्यों हुई, इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के अभिप्राय के रूप में देखती है। तो भारत के किसी राज्य के साथ में नाइंसाफी हो जाए, ऐसा सपने में भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या कोई भी कार्यकर्ता नहीं सोच सकता है। हाँ, हालांकि जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, वहां पर जनसंख्या की दृष्टि से जो सीटें हैं वो कम है, लेकिन उनकी संख्या घटने वाली नहीं है। माननीय अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट रूप से लोकसभा में ये कहा है, और लोकसभा में कोई बात कही जाती है, जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा कही जाती है, गृह मंत्री वो हैं, तो उन्होंने बताया है साफ साफ, जो तकरीबन 29% के आसपास हमारे अभी जो आंकड़ा है हमारे सांसदों का वहां है, और वह आंकड़ा उतना तो रहेगा ही, लेकिन जब परिसीमन होगा और ये के बाद में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें प्रतिशत बढ़ेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार के रूप से देखती है। यानी कि आप भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि समानता और समरसता का भाव भारतीय जनता पार्टी में है।
तो लेकिन आप यह स्पष्ट समझ लें कि उन राज्यों में जो लोग इस प्रकार से अपने दलों को लेकर बैठे हैं, जो वो मानते हैं कि उनका वहाँ शासन है, उनके वो राज्य हैं, वहाँ एक राजशाही रूप में वो सत्ता को भोग रहे हैं। तमिलनाडु में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, पश्चिमी बंगाल में भी आपको परिवर्तन देखने को साथियों मिलेगा। तो वो परिवर्तन को लेकर वो डर रहे हैं, वहाँ पर किसी के साथ अन्याय इस बिल को लेकर होने वाला नहीं। त्यागी जी से मेरा चौथा सवाल रहेगा, राहुल गांधी कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी सीटों का हिसाब कहाँ है और क्या है? इस बिल में आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जी सोच समझकर नहीं बोलते, क्योंकि यह सवाल जो राजनीतिक समझ रखता है कोई व्यक्ति, आसानी से उसका जवाब दे सकता है। आपको पता है, हमें भी पता है कि एससी और एसटी जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं, और जब ये परिसीमन साथियों होगा तो सीटों की संख्या जो एससी और एसटी के कोटे में आएंगी वो उन्हीं को मिलेगी। तो सीटों की संख्या, एससी एसटी का जो कोटा है वो प्रभावित नहीं होगा, हमारी महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा जिनको मिलना चाहिए। दूसरा, ओबीसी वर्ग की उन्होंने बात करी है। ओबीसी वर्ग का आज के समय में वर्तमान में भी देखें तो तकरीबन 130 के आसपास, 138 के आसपास ओबीसी जो हमारे सांसद है उनकी संख्या है, यानी कि 25% की भागीदारी है। तो सभी का समान समायोजन है। तो जो ये बोल के चल रहे हैं कि हमारे जो एससी एसटी और ओबीसी समाज है जिसकी ये कभी भी कद्र नहीं करते, ना अधिकार देना चाहते हैं, ये सवाल ही बेकार है। इस अधिनियम से संख्या बल बढ़ेगा और अपनी इन सभी जातियों को, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग और अगड़ा वर्ग, सभी को इसका अधिकार मिलने वाला है। त्यागी जी से मेरा पांचवा सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है बीजेपी अपने फायदे के लिए यह परिसीमन करा रही है? इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, परिसीमन किसी के फायदे के लिए नहीं होता है। ये किसी पार्टी के लिए तो फायदे के लिए, सभी पार्टी के लिए इसको फायदा बताया जा सकता है। और फायदा साथियों ये है कि हम आजाद जब हुए और जब पहला चुनाव हमारा हुआ, तब एक लोकसभा पर लगभग 8 लाख हमारे मतदाता थे। आज वो परिसीमन फिर आगे बढ़ा, बढ़कर हमारी जो लोकसभा की सीटें थी वो भी आगे बढ़ी। लेकिन 1971 में ये सारे परिसीमन इस वजह से रोक दिए गए कि हम जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर पहले काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये स्लोट हुए कि 25 साल के लिए 71 के बाद में परिसीमन को रोका गया। उसके बाद में 2001 में पुनः परिसीमन हुआ, तब सीटें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन परिसीमन हुआ, सीटों की स्थिति बदली लेकिन संख्या उतनी ही रही। तो साथियों, सीटों के बढ़ने से, परिसीमन हो जाने से किसी व्यक्ति को पर्सनली लाभ नहीं है, पार्टी के लिए लाभ है और वहां की जनता के लिए भी लाभ है। आज का जो आंकड़ा कहता है वो 20 लाख के आसपास एक लोकसभा हो गई है। तो 20 लाख को एक हमारा सांसद किस प्रकार से देख पाएगा? तो ये आवश्यक है कि परिसीमन करने से जो त्यागी जी, यहाँ पे मेरा छठा सवाल आता है। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की रैली उनके नेतृत्व में हुई थी और जन आक्रोश में महिला पदयात्रा भी हो रही थी। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये आक्रोश केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो आक्रोश यात्रा है, ये आक्रोश यात्रा बहनों की है। तकरीबन 30,000 की संख्या में बहनों ने सड़कों पर उतरकर अपने इस कांग्रेस और विपक्षी दलों को, यानी कि इंडिया अलायंस के लोगों को आगाह किया है कि आने वाले समय में, और हाल ही में आप देखिएगा तमिलनाडु का जो चुनाव होने वाला है और जो चुनाव की तिथि भी वहां सुनिश्चित है, और पश्चिमी बंगाल का ममता बनर्जी का जो चुनाव होने वाला है, उनको पता चल जाएगा कि बहनों की जो अधिकारों को आपने छीनने का प्रयास किया है, मतदान के समय मतदान से वो स्पष्ट करेंगी। यानी कि यदि आप महिलाओं को नकारते हैं तो वो आपको किस प्रकार से नकारती हैं, ये चुनावों में परिणाम में यह तय हो जाएगा। त्यागी जी, अंत में मेरा सवाल आता है कि इसमें आपकी क्या राय है? अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस हम भारत में भारत माता को माँ कहते हैं, और उस माँ पर हमारे जो मातृत्व शक्ति है उसको बड़े आदर सम्मान से देखा जाता है। जब हर क्षेत्र में साथियों वो आगे हैं, बढ़कर कार्य कर रही हैं, तो राजनीति में भी उनकी भागीदारी को नहीं मारा जाना चाहिए। इसी को लेकर माननीय मोदी जी ने 33% आरक्षण सुरक्षित करके महिलाओं को अधिकार देने का प्रयास किया था, लेकिन विपक्ष ने कैसे उसको नकार दिया है, और इस उनके नकार देने से यह कारवां रुकने वाला नहीं है। मैं तो यही आपसे कहना चाहूंगा, और महिलाओं को इंगित करके कह रहा हूं, महिलाओं की आवाज बनकर मैं कह रहा हूं, नारी की आवाज बनकर कह रहा हूं।
रहा हूं कि मैं ऐसे रोके से न रुक पाऊंगी। जल्द ही सदन में मैं देखी जाऊंगी। भारत की नारी हूं मैं, भारत की नारी हूं मैं। विकास में अपनी भागीदारी जरूर निभाऊं। अब हर एक सच आएगा सामने, अपराध और अपराधियों के हर गुनाहों का होगा आपके सामने पर्दाफाश।